ग्रेविटेशन का नोट्स करने जा रहे हैं क्लास 9th का। तो ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फोर्सेज इन द यूनिवर्स, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। इट प्लेज अ फंडामेंटल रोल नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट ऑल्सो इन द वे ऑब्जेक्ट बिहेव्स ऑन अर्थ। ऑब्जेक्ट जो भी बिहेव करता है हमारे अर्थ पर, वो आप देखते होगे फेंकते हैं ऊपर, वो नीचे ही आती है। इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटी ऑन ए स्मॉल स्केल। वी विल डिस्कस टॉपिक्स सच एज वेट, फ्री फॉल, बैलिस्टिक्स। वी विल लर्न द फिजिक्स ऑफ फेनोमेना वी एक्सपीरियंस डेली एंड टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, चलिए ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, उसके बारे में है। Gravitation may be the attraction of object by the earth. This force is proportional to the product of mass of object and inversely proportional to a square of distance between them. It is independent medium. तो gravitational force का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ है, दो ऑब्जेक्ट g, ठीक है, कांस्टेंट है, ये दो ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट ऑब्जेक्ट का और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, इफ ए बर्ड इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जैसे कि ये सर्च में चला गया, क्यों? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको जो है ऐसे फेंका तो फिर वो नीचे आएगी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। If bird is thrown upward, it reaches a certain height and then falls downward due to Earth's gravity. ये आपने कितने बार देखा होगा। Gravitation may be attraction between objects in the outer space, जैसे कि अर्थ मून के बीच का attraction between the sun and the planets, है ना। आगे बढ़ते हैं, gravity, a natural force that pulls all objects toward the center of Earth. दूसरा एग्जाम्पल, कीप द मून ऑर्बिटिंग, कि मून जो है वो अर्थ का चक्कर काटता है, वो भी है ग्रेविटी के कारण। इट होल्ड द स्टार्स टुगेदर, जो स्टार्स आसमान में है, यूनिवर्स में है, उसकी वजह से, वो भी ग्रेविटी की वजह से। एंड बाइंड गैलेक्सीज टुगेदर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, प्रिवेंट प्लैनेट फ्रॉम लूजिंग द एटमॉस्फेयर। और जो गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, वो सब ग्रेविटी की वजह से ही वैसे हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप बनाना और कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every object in the universe attract every other object with force which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लें कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो ऑब्जेक्ट का मास, एक स्मॉल एम, एक कैपिटल एम, एक स्मॉल एम, ठीक है, और F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है, जो यहाँ फिगर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है वो देखिए नीचे दिया है, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब F इक्वल्स टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। अब जी को इसी साइड छोड़ दें तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम, राइट। तो उसको हम लोग निकालते हैं कि यूनिट कैसे निकलेगा। सो आप लोग देखो कि जी इक्वल्स टू हो गया एफ, ठीक है, डी स्क्वायर बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो कैपिटल एफ अपनी फोर्स जो है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बच्चा कैपिटल एम और स्मॉल एम, मास है तो मास किस में होगा, केजी में, तो ये केजी का डबल हो गया तो स्क्वायर हो गया। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में कैसे लिखेंगे उसको, -2 के तौर पर। तो एफ का जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे था केजी तो पर केजी स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये उसका यूनिट हो गया। और जी का जो वैल्यू है वो होता है, जो कांस्टेंट है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।
द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अटैक्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर है कि हाउ बिग द ऑब्जेक्ट आर, मतलब उसकी मासेस जो हैं वो कितना ज़्यादा है, और हाउ फार अपार्ट दे, वो कितना दूर है। जैसे यही फिगर आप देख लो इसकी मासेस और इसकी डिस्टेंस, इस दोनों पे ही डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ भी मैंने कर रखा है, वो आप लोग बनाना और कमेंट में उसका आंसर बताना। ठीक है, नाउ फ्री फॉल विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फ्री फॉलिंग। मतलब ये जो आदमी आप देख रहे हो कि ये सिंपल वहाँ खड़ा है और पत्थर फेंक रहा है, तो डायरेक्टली नीचे गिर रही है, कोई फोर्स नहीं, किसी भी शेप पे लगाओ, किसी भी पे लगाओ, तो ये आराम से नीचे गिरेगी। बट डिफरेंस ये होगा कि फीदर होगी, ये पत्ती है मान लो फीद, और ये नीचे गिरेगी और एक पत्थर नीचे गिरेगा, दोनों का मास में डिफरेंस है। तो कौन पहले पहुंचेगा? जिसकी मास ज़्यादा है। जिसकी मास कम है, ये फीदर या लीफ जो भी समझो इसको, तो ये इसकी मास कम है एज कंपेरिजन टू स्टोन, तो ये बाद में गिरेगी। तो मास भी जो है वो फ्री फॉल में बहुत बड़ी फैक्टर निभाती है। ये टेस्ट करके देखना कि कौन पहले गिरता है, कॉइन या तुम्हारा फीदर या पत्ता ले लेना। अब आते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर लेते हैं, इसको हम लोग जी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। फॉर फ्री फॉल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर हम लोग वहाँ पढ़ते थे सेकेंड लॉ में F इक्वल टू ma, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो यहाँ पर a के बदले g हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ देर पहले ऊपर ही पढ़े थे कि F इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ F के बदले हम लोग डाल देंगे क्या, mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, तो m जो है एक स्मॉल m काट दिए, तो g के इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल G कैपिटल M बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस है तो चलो यहाँ पे इसको हम d के बदले r कर देते हैं, r का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, m इज मास ऑफ अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और r जो डिस्टेंस ही है। ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r, जो मैंने d के बदले r लिखा था। F इक्वल टू mg, और mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर यहाँ लिखा भी है। टेस्ट योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस मैंने फिर यहाँ 2 दे रखे हैं, इसको आप बनाना। अब आते हैं मास एंड वेट। मास जो है वो फंडामेंटल और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। मास जो है तुम्हारा कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम अर्थ में रहो, यूनिवर्स में रहो, किसी और प्लानट पर चले जाओ, ये फिक्स है। वेट इज़ नॉट ए फंडामेंटल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस इन द यूनिवर्स। वेट जो है वो फंडामेंटल नहीं है, वो चेंज होती है। ठीक है, वेट जो है वो फोर्स की वजह से होती है। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, it is resultant gravitational force extended on a body with mass m by all other bodies on the universe। मतलब कि वेट जो है वो वैरी करता है अलग अलग जगह पर ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट इक्वल टू एफ, यहाँ पे मैंने एफ जी करके लिखा है, तो जी कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी होता है, वेयर एम ई जो है वो मास ऑफ द अर्थ है और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है न्यूमेरिकल वाला, कोशिश करना बनाने की। अब है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब वही वेट की बात जो मैं कर रहा था कुछ देर पहले कि वेट जो है अलग अलग प्लेस पे कैसे वेरी करती है वो देखो। मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स देन द अर्थ। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे जो वेट है वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट जो है अर्थ पे क्या वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मून। वहाँ पे तो 1/6 हो जाता है अर्थ का जो भी वेट वहाँ यहाँ रहता है, वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है, तो उसकी जो फोर्स है वो कम हो जाती है। जैसे कि अर्थ की जो मास है वो कितनी है 5.98 × 10⁻²4। यहाँ पावर में नहीं क्या है, नीचे लिखा गया। रेडियस जो है वो 6.37 × 10⁻6। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, यहाँ थोड़ा सा वो टाइप करने में दिक्कत है। 10⁻24 और 10⁻22 है, और इस वाले में 10⁻6 10⁻6 है। रेडियस में ये डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर एकदम सीधा, तो ये कहलाएगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर इसके ऊपर लग रही है वो थ्रस्ट कहलाएगा। अगर फोर्स हम परपेंडिकुलर लगाते हैं किसी सरफेस पर तो वो क्या होगा, थ्रस्ट, ठीक है। और प्रेशर जो है वो थ्रस्ट जो एरिया पे लगा, इस एरिया पर, ये जो एरिया है जिस पर थ्रस्ट लगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, वो हमारा कहलाता है क्या, प्रेशर। झुकेगा या टूटेगा तो प्रेशर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है थ्रस्ट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर जो है वो फ्लूइड में 4 डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। होल्ड अ सेकेंड, यहाँ पे थ्रस्ट ऐसा यूनिट मैंने बोला, उसको आप करेक्ट कर लेना, ये थ्रस्ट नहीं प्रेशर होगा, ठीक है। बायंसी। When an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force. This property is called buoyancy और upthrust। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, देख रहे होगे, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी इसको नीचे धकेल रही है, लेकिन फोर्स जो है वो पानी ऊपर की तरफ लगा रहा है इसको, तो क्या कहेंगे, बायंसी, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने को है, आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे करके देख सकते हो। अब आते हैं आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कहने का मतलब ये क्या, ये कह रहे थे कि पार्शियली या फुल्ली बॉडी जो पानी के अंदर होगा, ठीक है, और जो पानी उससे वो डिस्प्लेस करेगा, पानी जो डालने पर किसी ऑब्जेक्ट में, मान लो बाथटब में आप सो रहे हो, तो पानी जो बाहर निकलेगा जितना है ना, वो वेट जो होगा वो इक्वल होगा, जितना उतना ही फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे जितना पानी आपने बाहर निकाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ व्हेन बॉडी इज पार्शियली फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, पूरा रखो या आधा रखो, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, वो बराबर होगा जितना पानी आप वो बॉडी जो डिस्प्लेस करेगी उसमें से निकलेगा बाहर, ठीक है। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पर। ओके, मूविंग अहेड। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो डेंसिटी जो सब्सटेंस का होगा बाय जो वाटर की डेंसिटी होगी, वही कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। कैसे लिखोगे, आर ऑफ सब्सटेंस बाय आर ऑफ वाटर, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ दे रखे हैं, इसका मैं PDF जो है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और नोट्स भी उसमें होगी तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। होपफुली आपके काम आए, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। थैंक यू।